हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। क्रैश कोर्स के पहले 2 लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, और डायमेंशन एनालिसिस के लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको समझा। लास्ट लेक्चर में एरर एंड एरर एनालिसिस के बहुत सारे सवाल सॉल्व कराए, तो फटाफट जाइए लास्ट ईयर के पूछे हुए सारे क्वेश्चन कर दीजिए। थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रहा है तो थोड़े से सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कीजिए, हमारा डीपीपी सॉल्व कीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब क्रैश कोर्स के 3rd लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ना नॉट ब्रांच, मैकेनिक्स इज अ सोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की आत्मा है साहब मैकेनिक्स, क्योंकि बिना मैकेनिक्स के कंसेप्ट के आप रोटेशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न कुछ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सारे में मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज होता है। मैकेनिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। अगर मैं स्टडी ऑफ मोशन कर रहा हूं बिना उसके कारण जाने बिना, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मुझे रोज रीजन का नहीं पता, ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सारे काइनेमेटिकल पैरामीटर हमें ये पढ़ना है। कॉज ऑफ मोशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। तो ये सारी चीजें हम डायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। अगर मैं आपसे पूछता हूं कोटा रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस बताइए, मे बी योर आंसर सर 500 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, बट आपका जवाब भी गलत है और मेरा सवाल भी गलत है, क्योंकि कोटा रेलवे स्टेशन की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो यूनिक नहीं है। वो डिपेंड करता है कहां से पूछ रहा हूं मैं, और मैंने ये मेंशन किया ही नहीं, इसलिए मेरा सवाल गलत है। अगर मैं पूछूं मेरे घर से बताओ तो मेरे घर से 10 किलोमीटर, दिल्ली से बताओ तो दिल्ली से 600 किलोमीटर, बॉम्बे से 1100 किलोमीटर है, पटना से साहब 1200 किलोमीटर है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ना, वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, जहां से हम उसको मेजर करना चाहते हैं। सर रेफरेंस क्या होता है? अरे भाई, जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस प्लेज सेंट्रल रोल इन अ फिजिक्स। ये साहब रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन, a place from where we take observation is called frame of reference। मान लो साहब तुम कोटा के लिए चल पड़े, पहली बार कोटा आ रहे हो, बढ़िया ट्रेन में बैठे बैठे तुम बोर हो गए, तुमने अपने पड़ोसी से पूछे कालूराम से कि भैया कोटा कब आएगा। कालूराम बैठा बैठा देख रहा, अच्छा कोटा कब आएगा, बाहर जाकर कालूराम सब चीजें चल रही थी, वो बोला कि कोटा आ जाएगा 6 घंटे में। वो क्या बोला? कोटा आ जाएगा 6 घंटे में। लेकिन एक बात बताओ, तूने सही पूछा क्या? कोटा कितनी देर में आएगा? तुम कोटा जा रहे हो कि कोटा तुम्हारे पास आ रहा है? साहब ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसा पूछते हो? हाँ सर, हम तो यही पूछते हैं कि कोटा कितनी देर में आएगा। साहब कोटा कितनी देर में आएगा? तुम जा रहे हो। दिल्ली कितनी देर में आएगा? तुम दिल्ली जा रहे हो कि दिल्ली चल के तुम्हारे घर आ रहा है? सर हम पूछते तो यही है, हो सकता है गलत होगा, और सोचते ये गलत है या सही है। कालूराम ने जब बाहर देखा तो उसको दुनिया चलती हुई नजर आई। तुम भी जब ट्रेन में बैठे होते हो तो बाहर देखते हो तो पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है। तुम ये थोड़ी नहीं कहते हो कि मैं चलता हुआ हूं और पेड़ रेस्ट में है, तुम कहते हो कि मुझे तो पेड़ पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। या बस में बैठे हो, तुम्हें बाहर कोई दिखाई दी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरे पास आ रही, लेकिन ऐसा है कि वो तुम्हारे पास आ रही? तुम्हें बाहर देखोगे, लगातार उसको देख रहे हो, ट्रेन में बैठे बैठे बाहर कोई खड़ा है उसको देख रहे हो, तुम्हें लगा वो मेरे पास आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि तुम चल रहे हो, इसलिए वो तुम्हारे पास आती हुई दिखाई दे रही है तो ये रेस्ट में। बड़ा कंफ्यूजन है। अब कालूराम ने क्या देखा कि बाहर दुनिया चल रही थी, कालूराम देखा कि मेरे से कोटा अभी दूर है, और थोड़ी देर बाद कालूराम अपने आप को कोटा में पाता है। तो अपने आप को चलता हुआ कभी माना ही नहीं उसने बोल दिया कि कोटा 6 घंटे में आएगा, मतलब कोटा चल के आया। तो एक और स्पेशल पॉइंट होता है ऑब्जर्वर के बारे में, वो यहां पे मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्वर ऑलवेज assume to be at rest। ये कभी भी अपने आप को चलता हुआ नहीं मानता। ऑब्जर्वर ऑलवेज assume to be at rest, वो अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानता है। चलता हुआ आदमी भी अपने आप को रेस्ट में मान के ऑब्जर्वेशन लेता है। जैसे मारकर यहां पे रेस्ट में,
मैं यहां खड़ा हूं, बोलूंगा मार्कर रेस्ट में, जैसे मैं आगे जाने लगा तो मैं अपने आप को आगे जाता हुआ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मार्कर मेरे से पीछे जा रहा है, मतलब मार्कर चल रहा है। समझ आ रहा है थोड़ा? अब देखो पोजीशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल लोकेशन ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, जहां से हम उसको देख रहे हैं। यहां से बैठ के देखेंगे तो मार्कर इधर दिखाई देगा, तुम वहां से बैठ के देखोगे मार्कर इधर दिखाई देगा। समझ में आया? ठीक है सर। अब पोजीशन की दो बातें, इफ पोजीशन इज फिक्स्ड नॉट चेंजिंग विथ टाइम। फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड मतलब व्हाट? नॉट चेंजिंग विथ टाइम, नॉट चेंजिंग विथ टाइम। और पोजीशन इज वेरिएबल, वेरिएबल चेंजिंग विथ टाइम। आप किसी को देख रहे हो, उसकी लोकेशन फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और आप देखा दूसरे की तो चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन चेंज हो गई तो उसको कहते हैं अपन मोशन। तो क्या डिफाइन करेंगे अपन? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ पोजीशन इज फिक्स्ड नॉट चेंजिंग विथ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, मान लिया कि तुम बस में बैठे, बस में बैठे और इसको देख रहे हो, बस में बैठ के तुम यहां पे बैठे हो, ये ए है, ये बी है, और तुम्हारा दोस्त भी ग्राउंड पे बैठा, तुमने उसको छोड़ दिया, अपने साथ नहीं ले गए। कहां है? ग्राउंड पे, सी। तुम भी इसको देख रहे हैं और तुम्हारा दोस्त भी इसी को देख रहा। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ए रेस्ट में है कि मोशन में है, तो तुम बोलोगे सर मैं बस में बैठा और ये मेरे अगले वाली सीट पे बैठी और मैं इसको लगातार देख ही रहा हूं, इसकी लोकेशन चेंज हो ही नहीं रही, इसका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा। हेंस ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब मैंने सी से बोला कि बेटा तुम्हें क्या दिखा, तो मेरे से दूर जा रही है, ये इसलिए खुश है कि इसको दूर जाते हुए नहीं दिख रही, इसको लग रहा है कि अगली बेंच अगले सीट पे बैठी है। इसको इससे पूछा भाई तू बता, तो बोला है कि ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी। ए इज एट रेस्ट और ए इज इन मोशन, सेम ही ए है। अब बताओ असल में दोनों में से सही कौन है? ए रेस्ट में है या ए मोशन में? दोनों में से सही कौन है? तो सही दोनों है, खुद के रिस्पेक्ट में। मतलब रेस्ट एंड मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट वर्ड। एक ऑब्जेक्ट जो किसी को रेस्ट में दिख रहा है वही ऑब्जेक्ट किसी को मोशन में भी दिख सकता है। यस, यही तो खास बात है। रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव वर्ड, relative to frame of reference, relative to frame of reference। तुम्हें क्या दिखेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कहां से देख रहे हो, तुम क्या देख पाओगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम देख कहां से रहे हो। समझ में आया? ऑब्जर्वर प्लेस सेंट्रल रोल। एक ही ऑब्जेक्ट को एक रेस्ट में देख रहा है, वही उसको मोशन में देख रहा है, और दोनों सही है। क्यों? क्योंकि रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव वर्ड। मान लो हम यहाँ पे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाहर से दूसरे प्लेनेट से कोई हमें देखे तो हमें देखा अरे वाह इनका क्लास रूम बहुत जबरदस्त है, ये रोटेशन मोशनल में घूम के पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रहा है। तो कोई एक ऐसा चीज बताओ जो सारे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो, एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। सर सन ना, सन तो रोज पूरब में आता है और पश्चिम में डूब जाता है। मतलब ये हुआ कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट इन दिस यूनिवर्स। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो दुनिया के हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, कोई भी ऐसा चीज नहीं। समझ में आया? रेस्ट एंड मोशन का थोड़ा कंसेप्ट समझ आया? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो दो फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ एसोसिएटेड होगा, एक होगा डिस्टेंस और दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। मान लो तुम कोटा आए, तुमने घर लिया और ये रही तुम्हारी कोचिंग। तुम निकले अपने घर से, कहां से निकले भैया? अपने घर से। पहले दिन था, तुमने बोला कि भैया अपने दोस्त को पूछा कि भाई कोचिंग किधर है? बोला 5 किलोमीटर। तुम पहले दिन इतने एक्साइटेड, वो बोला 5 किलोमीटर, तुम भाग लिए। वो बोला 5 किलोमीटर, तुम भाग लिए। तेरा दोस्त बोला रुको रुको, बोले नहीं नहीं कोचिंग क्लास लेट हो रहा है, 5 किलोमीटर। गए 5 किलोमीटर। सर इधर जाना था ना, वो तो बोला था 5 किलोमीटर। तुम गए इधर, कोचिंग ही नहीं मिला। तुम्हें लगा दोस्त ने धोखा दे दिया, लेकिन तुम्हें डाउट भी था।
हो सकता है उसने सही बोला हो, 5 किलोमीटर इधर बोल दिया हो, तुम आए फिर 5 किलोमीटर, फिर वापस गए, नहीं मिला, फिर गए इधर 5 किलोमीटर, अब तुम्हें कोचिंग मिल गया। असल में दोस्त रोक के तुम्हें कहना चाह रहा था कि 5 किलोमीटर इधर जाना, मतलब वो तुम्हें क्या बताना चाह रहा था? तुम्हें बताना चाह रहा था कितना दूर चलना है और किधर चलना है। और तुमने क्या सुना? सिर्फ कितना दूर चलना है, सिर्फ कितना दूर चलना है। टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, उसको कहते हैं अपन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नथिंग बट हाउ फार, टोटल कितना लेंथ चला, हाउ फार। एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ फार एंड वेयर, डिस्प्लेसमेंट इज हाउ फार एंड वेयर। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा बेटा, डायरेक्शन भी होगा। इसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास क्या है, डायरेक्शन। मान लो तुम मॉर्निंग में उठे और तुम चले 3 किलोमीटर, देखना बेटा अच्छे से, मजेदार है। कितना चले, 3 किलोमीटर, और फिर यहां से टर्न लेके 4 किलोमीटर इधर चले, यहां पहुंचे। मैं पूछा भैया आज कितना चले, सर 7 किलोमीटर चला मैं। कल फिर गए 3 किलोमीटर और आगे फिर 4 किलोमीटर चले। मैंने पूछा कितना चले, 7 किलोमीटर। अच्छा, फिर तुम 3 किलोमीटर चले और 4 किलोमीटर पीछे चले। आज मैंने पूछा कितना चले, तो बोला सर 7 किलोमीटर। तीनों ही चीज में क्या कॉमन है, टोटल पाथ का लेंथ, टोटल पाथ का लेंथ, टोटल पाथ का लेंथ, पाथ का लेंथ, इसको कहते हैं अपन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल पाथ, टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि तुम जहां से चले थे उससे कितने दूरी पे अपना जर्नी खत्म किए, इस केस में देखोगे तो तुम चले यहां से थे और पहुंचे यहां, इनिशियल पोजीशन से कितने लोकेशन, कितने डिस्टेंस पे हो। तो बोले सर इनिशियल ये था, फाइनल ये है, तो मैं इनिशियल से इतने डिस्टेंस पे हूं। इसमें पूछो इनिशियल से कितने डिस्टेंस पे हो, तो इनिशियल से इतने डिस्टेंस। मैंने पूछा इनिशियल से कितने डिस्टेंस पे, इनिशियल यहां था, फाइनली यहां हो, सर इतने डिस्टेंस। तो असल में तुम कितना भागी दौड़ी मचा लिए। लेकिन मैं पूछूं तुम इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे चल हो, अभी पोजीशन बताओ, इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में तुम फाइनली कहां हो, वो पोजीशन बताओ। वो तीनों में डिफरेंट आया। तो हमें सिर्फ टोटल पाथ लेंथ जानने से काम नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि वो किस पाथ को फॉलो करके गया है, वो अभी फाइनली कहां है। इसमें भी 7 किलोमीटर चला, इसमें भी 7 किलोमीटर चला, इसमें भी 7 किलोमीटर चला, किलोमीटर 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 किलोमीटर। अभी मीटर किलोमीटर कंफ्यूज मत होना बेटा, वो तो समझाने पे ध्यान होता है, बोला तो किलोमीटर ही है ना समझने पे ध्यान दो। इसमें भी 7 किलोमीटर, इसमें भी 7 किलोमीटर, इसमें भी 7 किलोमीटर। लेकिन इनिशियल पोजीशन से जो, इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो फाइनल पोजीशन है उसकी लोकेशन, फाइनल पोजीशन की लोकेशन इनिशियल से तीनों में डिफरेंट। तो हमें इस बात में इंटरेस्ट है कि पार्टिकल कितना चला, लेकिन साथ में मुझे इस बात में भी इंटरेस्ट है कि इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अभी पार्टिकल कहां है। और इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अभी पार्टिकल कहां है वो पता चलता है डिस्प्लेसमेंट से, वो पता चलता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब तुम्हें देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को सिंपल ऐसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख लो और इनिशियल पोजीशन वेक्टर से उसमें घटा दो, ये तुम्हें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल पाथ लेंथ। बताओ ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, तीनों में क्या सेम है, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम इन ऑल 3 केसेस, बट डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। क्यों, क्योंकि इनकी फाइनल पोजीशन 7 किलोमीटर चलने के बाद अलग लगती है। अच्छा एक बात बताओ, एक पार्टिकल यहां से चला, चलता जा रहा, एक ही लाइन में चला, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा। जैसे केस नंबर 2 में डिस्टेंस बोलो, टोटल पाथ लेंथ 7, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितने दूर पे है, 7 किलोमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट अगर एक ही लाइन पे चल रहा है तो लगातार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर घूम गया, टर्न ले लिया और यहां पहुंचा,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी फाइनली कहाँ हो, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये क्या होगा, डिस्टेंस, ये होगा डिस्टेंस। मतलब तुम यहां से टर्न लेके आ गए तो लगातार ये फाइनल पोजीशन इनिशियल के पास आ रहा था, फाइनल पोजीशन इनिशियल के पास आ रहा था, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा था, डिस्टेंस बढ़ रहा था, क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस कैनॉट डिक्रीज विद टाइम, कैनॉट डिक्रीज विथ टाइम, ये टाइम के साथ घट नहीं सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम, कैन डिक्रीज विद टाइम। और तुम बताओ रीजन कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर क्यों सकता है, क्योंकि सर ये इनिशियल पोजीशन है, जब तक पार्टिकल इससे दूर जा रहा है एक ही लाइन पे चला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, लेकिन अगर टर्न ले लिया तो देखो ना ये फाइनल पोजीशन पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, यही पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ, इसी लाइन पे चलता हुआ आया भाई, मैं नीचे इसलिए दिखा रहा हूँ कि फील आया कि वापस आया, ऐसे गया और फिर यहाँ आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो सर जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा बोलो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। मान लो इंसान पैदा लिया, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर नौकरी करता है, फिर ऑफिस जाता है, पूरे जीवन में अंतिम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, जीरो। जहां से आया था वही जाना है, फिर से अगले जीवन में वही से शुरुआत करना है, लेकिन डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्कूल में भागता है, कॉलेज भागता है, कोचिंग भागता है, नौकरी करता है, खूब भागम भाग मचाता है, लेकिन अंतिम में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो ही होता है। क्यों, क्योंकि जहां से आए थे वो जाना है। इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज एट सेम पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो ये जरूरी नहीं, क्या पता पार्टिकल उधर से बहुत सारा घूम के यहाँ पहुंच गया हो। समझ में आया। अच्छा दूसरी बात, डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव। क्यों, क्योंकि तुम यहां से इधर 7 किलोमीटर चलो या इधर 7 किलोमीटर चलो, चले ही तो टोटल पाथ लेंथ तो 7 किलोमीटर ही होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकता है। आपको अच्छे से समझ आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीन पॉज करके लिखिए और नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, देखिए मान लीजिए ये आप घर पे हो और ये आपका कोचिंग है, तो पहले 1 महीने तक जो आपका पाथ होता है वो तो ऐसे ही रहता है, एकदम सीधा सीधा जाते हो शांत बच्चे की तरह, घर से चले कोचिंग पहुंच गए। लेकिन 1-2 महीने बाद जब आपके दोस्त बन जाते हैं तो घर से निकलते ही पहले दोस्त के घर जाते हैं, फिर वहां से कोचिंग जाते हैं। ये दूसरा रास्ता, ये पहला रास्ता। और 4-5 महीने बाद तुम्हें पता चल जाता है कि अपने बस का नहीं है अब नीट, तो तुम्हारा रास्ता पहले दोस्त, दूसरे दोस्त बनाते हो, फिर तीसरा दोस्त बनाते हो, फिर चौथा दोस्त बनाते हो, फिर मॉल जाते हो और फिर जाके कोचिंग पहुंचते हो, तो फाइनली तुम कोचिंग गए। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, then displacement does not depends on path, displacement does not depends on path। क्यों, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनली तुम यही जा रहे हो। घर वालों को क्या पता है तुम्हारा डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, सोच के बताना। घर वालों को क्या पता है, घर वालों को तो यही पता नहीं, तू यहाँ से चलता है और कोचिंग पहुंचता है, फाइनल डेस्टिनेशन कोचिंग, इनिशियल डेस्टिनेशन तेरा घर, तो उनको फाइनल और इनिशियल पॉइंट पता है। तो अगर तुम्हें फाइनल और इनिशियल पॉइंट पता है तो आप बता सकते हो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बता सकते, क्योंकि असल में तो कौन सा रास्ता फॉलो करके जाता है ये घर वाले को कहां पता, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन कूट दिए जाओगे। तो यहां पे समझो कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन फिक्स है, तो जो डिस्टेंस होगा वो किस रास्ते से जाता है इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो फाइनली तुम वहीं पहुंच रहे हो। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। क्लियर है बेटा। आओ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन 1D। ऑब्जेक्ट मोशन इन 1D, एक ऑब्जेक्ट 1D में चल रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, चलो फटाफट बताओ। ऑब्जेक्ट अगर 1D में चल रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है। तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट अगर 1D में चल रहा है, 1D मतलब सर ये ना, ये तो 2D हो जाएगा। 1D मतलब ये यार क्या हो गया, 1D मतलब ये इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ध्यान से देखो,
डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और डिस्टेंस स्केलर है। तो आप क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को कंपेयर करते हो। तो यहां पे ध्यान से देखना, यह है आपका डिस्प्लेसमेंट और यह डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट 1D में चल रहा हो तो क्या ये सही होगा? बच्चा कहता है हाँ सर ये सही होगा, लेकिन ये गलत। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D। ये तो नहीं बोला ना कि 1D में डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा, भाग रहा, इसी लाइन पे पीछे, 1D मोशन ही तो है, 1D मोशन ही तो है। तो अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा, लेकिन फाइनल पोजीशन पास आता जा रहा है। इनिशियल तो ये रहा, फाइनल पास आता जा रहा है। देखो फील करो, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, जब तक मैं आगे जाता रहूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा। अब मैं यहाँ पे रुका और मैं यू टर्न ले लिया, तो ये मेरा फाइनल पोजीशन था, उसके पास जा रहा हूँ, फाइनल पोजीशन के पास जा रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा और डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस तो टोटल, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पे डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं भी हो सकता। अगर चेंज हुआ तो डिस्टेंस आएगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? सर ये वाला, डिस्टेंस ज्यादा होगा या बड़ा। डायरेक्शन इज नॉट नोन, डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ नहीं पता। अच्छा ऐसा दिया होता है 1D, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विथ चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पक्की बात है डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर तुमसे बोले डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अच्छा देखो ये डायरेक्शन इज चेंजिंग, बोला कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, 1D मोशन में डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो पक्की बात है डिस्टेंस ज्यादा होगा। हिला इस बात का, डिस्टेंस ज्यादा ही होगा। अच्छा बोला है 1D मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, मेंशन है कि चेंज नहीं किया डायरेक्शन, तो कौन सा सही होगा, तो ये सही होगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो पक्की बात एक ही लाइन में जाता रहेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ठीक है सर, ये कब सही होगा? when direction is not known, when direction is not known, not given, डायरेक्शन के बारे में नहीं गिवन। तो मैंने तुम्हें 3 सवाल कराया। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D, तो ये सही होगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ये सही होगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विथ चेंज इन डायरेक्शन। कितने कराया मैंने तुम्हें? 4। अभी तो 3 बोला, 4। अगर मैं आपसे बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑलवेज इनकरेक्ट, गलत कौन होगा? ये ऑलवेज रॉन्ग। ये तो तीनों किसी ना किसी कंडीशन पे सही हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा गलत है। डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा केस देखो जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए, नहीं सर डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन बेटा गलत। समझ में आया अच्छे से? अच्छा कहीं लिखा हुआ है फॉर 1D, मैं लिखता हूं फॉर 1D, डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा? तो डिस्टेंस ऊपर रखा है तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख दो तो बेटा कंसेप्ट सीखने का काम करना है आपको। अब वो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ये क्या होगा बोलो, ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अच्छा आगे देखो, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, object is moving and its displacement is 0, then what about distance? Distance may be 0, distance must be 0। क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के 2 केस हैं। ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हिला ही नहीं, चला ही नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जहां है वही बना रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जैसे ऑब्जेक्ट चला और उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, 2 केस हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 होने के। इस केस में डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन इस केस में डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर चला तो टोटल पाथ लेंथ ऐड हो जाएगा। इस दोनों में से कौन सा सही होगा? डिस्टेंस में भी 0। फर्स्ट ऑप्शन इज। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा। अच्छा एक सवाल और कराते हैं आपको, कहां कराए यहां कराते हैं। इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is 0, distance traveled by the object is 0, then what about displacement? What about displacement? Then what about displacement?
इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ये तो कंसेप्ट है, समझना पड़ेगा बेटा, नहीं तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। समझो, अगर डिस्टेंस जीरो है तो पक्का बात है डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। क्यों सर? क्योंकि डिस्टेंस जीरो मतलब ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं, चला ही नहीं, जहां है वहीं पर आ रहा, तो obvious सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। समझ आया बेटा? आगे देखते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर। ये सवाल देखो, पार्टिकल यहां से चला, अरे भाई साहब ने एरो बहुत ही वाहियात लगाया, यहां से चला 4 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? तो डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ लेंथ ऐड कर, ये 4 7 7 7 7 14 और 4 18 18 और 3 कितना हो गया? 21 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 21 मीटर। देखो ना, टोटल पाथ लेंथ ऐड करेंगे बेटा, तो ये देखो 7 7 7 21। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो सर डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या करेंगे कि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, उसके लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट। इसका लेंथ हम कैलकुलेट करें कैसे? इसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम देख सकते हैं, ये 4 ऊपर गया, 7 नीचे आया, तो ये गैप हो जाएगा 3 मीटर। बिल्कुल सही है सर। ये 7 है और पीछे 3 आया, मतलब ये 4। वाह सर, बिल्कुल सही। तुम्हें नहीं लग रहा? ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया तुम्हारा बेस, यहाँ पे एंगल मानोगे तो, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया ये हाइपोटेन्यूस से डिस्प्लेस। तो ये 90 डिग्री के होने की वजह से आप लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूस मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल। ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर है क्या? अच्छा, ये बहुत जबरदस्त सवाल बनाया मैंने। सवाल क्या देखना, ऑब्जेक्ट यहाँ से चला 1 मीटर चला, मैं 1 लिख रहा हूँ, मीटर समझ लेना है। यहाँ से चला 2 मीटर, यहाँ से चला 3 मीटर, यहाँ से चला 4 मीटर, यहाँ चला 5 मीटर, मतलब चलता जा रहा है। 1 मीटर चला 90 डिग्री पे घूम गया, फिर 2 मीटर चल के 90 डिग्री पे घूम के इधर आया, फिर 2 मीटर चला, सॉरी 3 मीटर चला, फिर 90 डिग्री घूम गया, फिर 5 मीटर चला 90 डिग्री घूम गया, फिर चला 6 मीटर, फिर चला 7 मीटर, फिर चला 8 मीटर, यहाँ पहुँच गया। समझ रहे हैं आप कितना चला है? तो सर ऐसे चला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पहुँच। क्या बताना सर? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में तो अपने को टोटल पाथ लेंथ चाहिए, टोटल पाथ लेंथ निकाल लो। कैसे करोगे? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कर लो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना एक यूनिक काम हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सर एक आसान काम कर देंगे अपन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अपन मिला देंगे, ये मिला दो, और इसके लेंथ को अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये गया 1 और पीछे आया 3, तो ये गैप कितने का होगा? 2 का। ये गैप कितने का होगा? बोलो, ये पॉइंट ए है, ये गैप कितने का है? 2 का। अरे भाई, ये 1 और ये 3, ये 1 और ये 3, तो यहां से ये 3 और यहां से 1, तो ये 2 है। अच्छा, ये 5 और ये 7, तो ये कितना हो गया सर? ये भी 2, ये भी 2। समझ आया? अच्छा, यहां से यहां तक बोलो, ये वाला गैप कितने का होगा? तो देखना ध्यान से बेटा, अच्छे से देखना। असल में हुआ क्या है कि इधर ऊपर 2 गया है और नीचे 4 है। यहाँ से देखो 2, ये 2 है और ये 4 है, तो ये गैप 2 का होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ 2 का, ये ऊपर 6 और नीचे 8, ये भी 2 का, मतलब यहाँ है बी। ये निकालना है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये 90 डिग्री पे, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 32। रूट अंडर 30 को लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 बाहर चला जाएगा, तो आ जाएगा 4 रूट। समझ में आया कि नहीं आया? जबरदस्त सवाल था क्या? लॉजिकल सवाल था, थोड़ा घूम 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 के पार्टिकल चल रहा, खुद बनाया मैंने सब। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट है। इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन गिवन है। अच्छा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दोनों चीजें पूछिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले डिस्टेंस पर फोकस करते हैं, और इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट बी कैलकुलेट।
कैलकुलेट, आई कैन नॉट कैलकुलेट। क्यों भाई, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मुझे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो पता है, दिस वन इज इनिशियल, दिस वन इज फाइनल, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते से गया है। अब इस पॉइंट से लेकर के मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ऑब्जेक्ट इसी इसी ऐसे ऐसे रास्ते से यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसका जो रास्ता है वो तो कुछ भी हो सकता है ना साहब। इसका रास्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे आया हो, तो रास्ता तो कोई भी हो सकता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से पता हो, आपको पाथ नहीं पता हो, तो आप नहीं निकाल सकते डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। आई एम सॉरी, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पाथ नहीं पता। पाथ पता हो तभी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन पता है, इनिशियल पोजीशन पता है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए समझिए। मान लो कि ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब यहां से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो x1 कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि इस पॉइंट का x में डिस्टेंस कितना है, ये x1 होगा, और इस पॉइंट का x में डिस्टेंस जितना होगा ये x2 है, ये x1 और ये x2, तो ये गैप जो होगा वो क्या होगा, ये होगा सर x2 माइनस x1। अच्छा, यहां से ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस y एक्सिस में इस पॉइंट का होगा y1, और ये होगा आपका y2, तो ये कितना हो गया, ये वाला, तो ये हो गया y2 माइनस y1। अब देखो ये 90 डिग्री पे, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, या आप कहें कि डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, दो पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े आराम से, पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट अंडर ये डेल्टा एक्स बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अगर पार्टिकल इस तरह से एक्स वाई और जेड में भी चलता तो डेल्टा जेड का होल स्क्वायर भी यहाँ पे ऐड कर देते, ये आसान हो गया। सर इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट देखो, रूट अंडर एक्स में पार्टिकल कितना चला है, ये x2 और ये x1, 8 माइनस 2 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस फाइनल पोजीशन -2 और -6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -2 -6 -8 का प्लस 19 में से 9 घटाएंगे 10 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 64 और सॉरी 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 100, तो ये हो जाएगा आपका 10 रूट 10। लिखा है क्या ना, गलत लिखा सर, कैसे देखो, ये हो जाएगा आपका 200 को लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 2, तो 10 रूट 2, 10 रूट 2। समझ में आया? अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और लिखा है, मैं इसको भी यही पे सॉल्व कर देता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझना। मान लो पार्टिकल ए से चला बी पे गया, बी से चला सी पे गया, सी से चला डी पे गया, डी से चला ए पे गया। अब मैं इस सवाल के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको मोशन, यहाँ पे दिखाता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पे दिखाता हूँ डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो पार्टिकल ए से बी पे गया, ए से सी पे गया, ए से डी पे गया, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताते चले। मान लो पार्टिकल ए से बी तक जब जा रहा था, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम था, ए से बी पे गया तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस बोलो ये एल, डिस्प्लेसमेंट बोलो ये साइड लेंथ है, डिस्टेंस भी एल डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन पार्टिकल ए से सी तक गया, जब ए से सी तक गया तो टोटल डिस्टेंस तो 2l होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ऐसे मिला, ये एल ये एल, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा रूट, यहाँ पे लिखोगे रूट अंडर ए से डी पे गया है, मान लो ए से ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा डी पे गया, टोटल डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का। और मान लो पार्टिकल ए से चल के ए पे आ गया, ए से चला था ए पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा 4l और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। समझ आया बहुत अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। तो ये इधर आ गया क्या, नया नया यूज कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होना सर्कल। मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये यहाँ पहुंचा, ये 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 90 डिग्री, ये इनिशियल पॉइंट है ए, और ऐसे चल के यहाँ पे बी पे पहुंचा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। देखो पार्टिकल
सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। एक्चुअल पाथ लेंथ इस सरकमफ्रेंस का लेंथ होगा, जिसको आप आर्क लेंथ कहते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तो आप बोलेंगे आर्क का लेंथ ही तो डिस्टेंस होगा, और आर्क का लेंथ होता कितना, आर इंटू थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पढ़ा ही होगा ना बेटा, आर इंटू थीटा, और थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो कितना निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा आपका, यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा आपका, ये आर, सॉरी आर इंटू थीटा, ये डिस्टेंस होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, लेकिन डिग्री नहीं रखना आपको, रेडियन में रखना है। तो पाई आर बाई 2, पाई आर बाई। अच्छा सर ये तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला लो, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये बोलो रेडियस आर, ये बोलो आर, और ये 90 डिग्री है, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। आर और आर बताओ क्या होगा, रूट आता है ना कैलकुलेट करना, अरे पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हो। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। रूट से 2r स्क्वायर में आर बाहर आएगा तो रूट 2r होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलो, रूट अंडर 2r। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया, घूम के घूम के घूम के यहाँ चला गया, ये ए है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ बी पे आया, पाथ को फॉलो करता हुआ बी पे आया, मतलब सेमी सर्कल पे चल, सेमी सर्कल पे चल रहा है। तो अगर ये सेमी सर्कल पे चल रहा है तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस आपने ही बताया था, आर्क लेंथ। कंप्लीट सर्कमफ्रेंस का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना हो जाएगा, तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस पाई आर, आर्क का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक लाइन से मिला, ये इनिशियल पॉइंट, इसको फाइनली एक लाइन से मिला, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, समझ आया क्या, ये दूसरा केस था सेमी सर्कल। अच्छा मान लो पार्टिकल नेक्स्ट देखो, ए से चला और ए पे घूम के आ गया, ए से चला और घूमते 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 ए पे ही आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया जब इनिशियली और फाइनल पॉइंट से। अच्छा डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर ऑन कंप्लीट सर्कल, ऑन कंप्लीट सर्कल, ऑन कंप्लीट। बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट देखो, मान लो सर्कुलर पाथ, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू, यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया और ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँचा बी पे, और असल में ये और ये एंगल टोटल 60 डिग्री, ठीक है ना, रेडियस आर है। ए से बी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताए, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका आर थीटा, ये आर्क लेंथ, आर इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाई 3। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो अपन क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे। अच्छा देखो ये आर और ये भी आर और ये एंगल 60, तो पक्की बात है ये एंगल कुछ थीटा होगा और दोनों सेम होगा। कैसे, जब दो साइड सेम होता है तो ये दो सामने वाले एंगल सेम हो, तो ये अगर थीटा और थीटा बन रहा है, 2 थीटा प्लस 60 बराबर 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा 60। अच्छा अगर थीटा 60 आ गया, ये 60 ये 60 ये 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड बराबर होंगे। तो असल में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बोलो सर, डिस्प्लेसमेंट इस केस में आर ही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलरली इस केस में आर ही हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आया बहुत अच्छे से। अच्छा तुमसे ऐसे सवाल पूछेंगे, एक पार्टिकल 60 मिनट्स में, बहुत आसान बोल रहा हूं मैं, ओरली बोल रहा हूं, 60 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो 180 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 60 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 180 मिनट में 3 रोटेशन कंप्लीट करेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस 6 पाई आर हो जाएगा। 3 रोटेशन, एक में 2 पाई आर, 2 में 4 पाई आर, 3 में 6। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर इन ईस्ट एंड देन 8 मीटर इन नॉर्थ एंड देन 10 मीटर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, सुनना अच्छे से। देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो चला कैसे, देखो पहले चला है 6 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट में 6 मीटर चला, तुम कह सकते हो 6 आई कैप। अरे भाई यहाँ पे डायरेक्शन बना लो, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, इसको आई कैप बोलोगे तो ये जे कैप होगा, और वर्टिकली अपवर्ड के कैप हो जाएगा, के कैप इज वर्टिकली अपवर्ड।
तो पहले उसने चला इसमें 6 मीटर, तो इसमें 6 मीटर लिखो, प्लस 8 मीटर इन नॉर्थ, 8 जे के, प्लस 10 मीटर इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, 10 के। ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर, तो अभी तो समझाया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो ये चला 6 इधर और मान लो 8 इधर, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लोगे ना, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो इसका मैग्नीट्यूड ही डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो बताओ कैसे निकालोगे? अरे भैया जैसे इसमें निकाला था, अभी अभी तो निकाला था यार, अभी अभी निकाला था, कहाँ निकाला था, अभी ये रहा, ये रहा। देखो ये क्या कह रहा है, ये x का डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, फाइनल x इनिशियल x माइनस में फाइनल y माइनस इनिशियल y का डिस्प्लेसमेंट, फाइनल z माइनस इनिशियल z का डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से निकालेंगे ना यहाँ भी, इसी तरीके से निकालेंगे यहाँ भी। देखिए बोलो 6 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब समझना इस तरह का सवाल ये IIT 15 का पूछा हुआ है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ। मतलब क्या चला, ऑब्जेक्ट मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, तो वो यहां से 30 मीटर ऊपर नॉर्थ में गया, सही बात है, एंड देन 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट, सर यहां से 20 मीटर ईस्ट इधर गया होगा ना। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर, और आपने वेक्टर में बहुत बेसिक बात बता रहा हूं कि वेक्टर को पैरेलली कहीं भी सेट कर सकते। तो पार्टिकल पहले नॉर्थ में गया 30 और ईस्ट में गया 20, पार्टिकल यहां होगा, तो इस लोकेशन को मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूं, 30 ये और 20 ये जो है उसको यहां पे बना लूं, एक ही बात है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, एक ही बात है। और कहां चला 30√2 साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट एग्जैक्टली बीच में होगा कि किसी एंगल पे होगा, तो ये नहीं बताया तुम्हें कि असल में साउथ से वेस्ट कितने डिग्री पर है, वो सिंपल बोल रहा है साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में कितना चला है 30√2, तो ये चला 30√2, इधर चला 30√2। वेक्टर फॉर्म है ना, डायरेक्शन है, तुम यही ओरिजिन से बना लो। अभी 30√2 है बीच में, तो ये 45 डिग्री होगा, तो 30√2 का नीचे कंपोनेंट लोगे तो 30√2 cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 30 और ये भी 30, ये भी 30। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आंसर ही मिल जाएगा तुम्हें। ये 30 ऊपर और 30 नीचे कैंसिल हो गया, 20 आगे और 30 पीछे, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर वेस्ट आंसर, 10 मीटर वेस्ट आंसर। अब तुम्हें थोड़ा आश्चर्य होगा क्योंकि इस सवाल का सॉल्यूशन तुम किसी भी किताब में देखोगे तो एक बहुत ही अजीब डायग्राम बना के करते हैं या मैथमेटिकली करते हैं। मैंने बहुत आसानी से तुम्हें बताया है, यहां से 30 मीटर ऊपर 30 मीटर पीछे, 30 मीटर नीचे और 20 मीटर आगे। तुम ऐसे बनाओ, देखो यहां से ऐसे गया फिर ऐसे गया, कहां इन चक्रों में पड़े हो? अरे भाई जब ईस्ट में 20 गया है तो मैं यहां से यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, एक ही बात है। समझ में आया है या नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। चलिए, if position of object is this, sorry, this is not y, this is 4, t square plus 2t plus 4, then find displacement in 4 second and displacement in 4th second। ये पहले और दूसरे सवाल में क्या फर्क है? 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है और चौथे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दोनों डिफरेंट बात है। कैसे? तो क्रिकेट से समझाता हूं मैं। अगर मैं आपको कहूं कि 4 ओवर का रन बताओ और चौथे ओवर का रन बताओ, 4 ओवर का रन बताओ और चौथे ओवर का रन बताओ, दोनों एक ही बात है कि अलग बात है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये अलग हुआ। टोटल 4 ओवर का रन मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे ओवर का रन होगा, और मैं बोलूं चौथे ओवर का रन बताओ, मतलब टोटल 4 ओवर का रन मतलब पहले ओवर का रन, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका ऐड करेंगे। और मैं अगर कहता हूं कि चौथे का बताओ, तो सिर्फ 3 ओवर के बाद चौथे ओवर में, एक चौथे ओवर में मतलब एक ओवर, चौथा ओवर, एक चौथा ओवर, उसमें कितना रन बना वो बताओ। यही बात है, 4 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4, और चौथा सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 3 टू t इज इक्वल टू, ये होगा। तो अपने को क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। अच्छा, मोशन 1D है कि 2D? सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, 1D मोशन। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाए। कैसे निकालेंगे?
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एकदम बेसिक सवाल जो नीट में आ सकते हैं वही बता रहा हूँ। और नीट का पेपर याद रखना बहुत ही सिंपल होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। मीडियम लेवल के, मीडियम कंसेप्ट के अच्छे कंसेप्चुअल अच्छे सवाल करो, न्यूमेरिकल ज्यादा लेंदी सवाल करने का कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये पूरा साल ऑनलाइन है, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में होने की वजह से पेपर आसान ही आएगा पिछले साल की, मतलब जो लास्ट ईयर पेपर था वैसा ही आसान है। तो आपको जरूरी है कि बेसिक फिजिक्स के कंसेप्ट समझे और उसमें बेसिक बहुत सारे सवाल सॉल्व करें। देखो मैं सवाल दो नहीं करा रहा, कहीं भी पढ़ लो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, 2 सवाल कराते हैं और स्पीड पे चले जाते हैं। पूरा फील दिला रहा हूं तुम्हें, आसान सवाल कितने अच्छे वेरिएशन में पूछे जा सकते हैं। चलो देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं पहले केस का इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, तो मैं पोजीशन लिखूंगा t इज इक्वल टू 4 पे और t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकाल और उसे सबट्रैक्ट। तो 4 इस पे पोजीशन बताओ, तो 4 का होल स्क्वायर 16 और 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 20 और 8 28 माइनस, जब 0 रखोगे तो t 0, ये भी 0, तो ये बचेगा 4, 24 मीटर के आसपास। अब दूसरा केस देखो, इन 4 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड निकालोगे तो आप लिखोगे पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4 माइनस पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3। ये पर्टिकुलर 1 सेकेंड का है, 3 से 4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। ये तो 28 निकाला ही था, t इज इक्वल टू 3 रख लो, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई टू 6, 9 प्लस 6, 3 का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 का होल स्क्वायर 16, सॉरी 3 रखोगे, सॉरी 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई टू 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 19, 28 माइनस 19 मीटर इज करेक्ट। ये आएगा, समझ आया बेटा। अब देखो यहाँ पे ग्राफिकल सवाल एक करते हैं, वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन को रखा है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को रखा है। अब ए के मोशन के लिए ग्राफ बना है और ये बी के मोशन के लिए ग्राफ बना है। बताओ दोनों में सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसने ट्रेवल किया है, बताओ भैया बताओ, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसने ट्रेवल किया है। बच्चे कहते हैं सर ये देखो, ये से यहाँ से यहाँ चला, ये यहाँ से यहाँ चला, तो सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बी का ज्यादा है ए के कंपेयर में, जो कि गलत है। इस ग्राफ का लेंथ डिस्प्लेसमेंट को नहीं बता रहा, तो फिर किसको बता रहा। देखो यहां से पार्टिकल था जब था तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब इसकी पोजीशन 0 और टाइम भी 0। तो पार्टिकल चल के यहां पहुंचा तो एक्स एक्सिस में इसका ये कंपोनेंट, इस लेंथ का कंपोनेंट, लेंथ का एक्स वाला कंपोनेंट टाइम को बताएगा। ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, ये किसी चीज को नहीं बता रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम को बताएगा और वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन को बताएगा, मान लो x नॉट। अब इस ग्राफ का देखा मैंने, यहां पहुंचा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ डिफरेंट है t2, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही है यार। इसका वाई कोऑर्डिनेट बोलो ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये हो, तो ये फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है, इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बताओ सोच के, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। लेकिन ग्राफ अलग अलग होने का क्या मतलब है, ग्राफ अलग अलग होने का मतलब ये है कि ये t1 टाइम में यहाँ पहुंचा है, ये t2 टाइम में यहाँ पहुंचा, ये ज्यादा टाइम लिया लेकिन ये कम टाइम में यहाँ पहुंचा, लेकिन फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह पे पहुंचा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे पोजीशन रखा है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान सवाल, लेकिन बच्चा यहाँ फंस जाता है यार। मेरे को छोटे छोटे सवाल में नहीं फंसना, क्योंकि छोटे छोटे सवाल अगर एक बार कर लोगे ना तो बढ़िया सवाल अच्छे अपने आप हो जाए, और तुम छोटे सवाल में फंस जाओगे और बढ़िया सवाल सीख के क्या करो। समझ आया बेटा, आगे देखते हैं। अब अपने को, सॉरी, ये देखो, मान लो कि मैंने पोजीशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाया, पार्टिकल यहां से चला, यहां से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ये मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया। ग्राफ में अलग से फिर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक ग्राफ पढ़ा रहा हूँ। मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा, इसका वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 10 मीटर, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम t4 है, ये टाइम t5, ये 20 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा बताओ।
टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्टेंस 40 मीटर। सर ये तो नहीं है समझ, कैसे कर दिया सर आपने? तो देखो, जब पार्टिकल यहां से चला था, जब पार्टिकल यहां से चला, चलते 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 यहां पहुंचा, तो इसका लेंथ किसी चीज को नहीं बता रहा है। इसका एक्स कंपोनेंट t1 टाइम को बता रहा है और ये इसका वाई कंपोनेंट 10 मीटर को बता रहा है। मतलब पार्टिकल यहां से यहां चला तो असल में 10 मीटर चला। और मान लो इस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, जब इस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है तो इसका टाइम तो इलेप्स हो रहा है, लेकिन पोजीशन ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो वाई एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट बढ़ा ही नहीं। ये देखो, इसका यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 10, यहाँ पे इसका पोजीशन 10, यहाँ पे भी इसका पोजीशन 10, यहाँ पे पोजीशन 10, यहाँ पे पोजीशन 10। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो टाइम चल रहा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, ये रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये 10 पे था, 20 पे पहुंचा तो 10 और चला, तो ये 10 चला, ये 10 चला और ये वापस 20 से 0 पे आ गया। इसका वाई कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा? 0। सॉरी, टाइम तो होगा t5 लेकिन वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। इनिशियल पोजीशन बोलो सर 0, टाइम बोलो 0, फाइनल पोजीशन बोलो 0, टाइम t5। तो फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन 0 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया? 40 मीटर। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे अपन ने डिस्कस करा है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है तो कितनी देर में कवर करता है, ये उसकी स्पीड होगी। जब तुम्हें कार से जा रहे हो मान लो और पीछे से बाइक वाले ने तुम्हें ओवरटेक कर लिया, मतलब वो डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर कर रहा था, जल्दी जल्दी कवर कर रहा था, मतलब तेज चल रहा था। हाउ फास्ट इज कॉल्ड स्पीड। अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं, तुम स्टेशन पे हो, मैं बोलूं कि यार जल्दी भाग, ट्रेन पकड़, ट्रेन खुल गई और 20 मीटर पर सेकंड से भाग रही। तुम स्टेशन पे गए, तुमने देखा ट्रेन जा रही 20 से और एक और ट्रेन जा रही 20 से। अब तुम भयंकर कंफ्यूज, किस में चढ़ूं मैं? तो मैंने तुम्हें मोशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मैंने बताया ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से चल रही, पकड़ लो। अब साहब तुम भागते भागते गए ट्रेन पकड़ लें, लेकिन 2 ट्रेन चल रही, एक 20 से आगे और एक 20 से पीछे, तो मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तुम पूछे फोन करके भैया किसने, किधर वाले में, तो मैं बोलूं 20 किलोमीटर ईस्ट वाले में, उसमें बैठ है। तो मैंने तुम्हें बताया कितना तेज और कहां, मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर। कितना जबरदस्त डेफिनेशन बनाया मैंने, देखो एकदम अलग से फिजिक्स का फील दिल जाएगा। कितना तेज और एक ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा, वो उसकी स्पीड, और कहां भाग रहा वो उसकी वेलोसिटी है। अच्छा, मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, सॉरी स्पीड इन 4 सेकेंड एंड स्पीड एट 4 सेकेंड। स्पीड इन टाइम t और एट टाइम। एट मतलब पर और इन मतलब में मतलब इंटरवल। ये किसकी बात कर रहा है? ये एक इंटरवल की बात कर रहा है। टी टाइम में, 4 घंटे में, 10 मिनट में, 40 घंटे में, 50 दिन में, 90 दिन में इन 90 दिन, 90 दिन का क्रैश कोर्स है, एक इंटरवल है। और मैं बोलूं 90वां दिन पढ़ाऊंगा, मैं 90 दिन पढ़ाऊंगा मतलब पूरे 90 दिन पढ़ाऊंगा, इंटरवल है। और 90वां दिन पढ़ाऊंगा मतलब एट 90s मतलब 90 दिन जिस दिन हुआ उसी दिन पढ़ाऊंगा। वो एक इंस्टेंट है और इन एक इंटरवल है। तो मैं तुमसे बोलूं कि स्पीड एट 4 सेकेंड, एट मतलब इंस्टेंट और इन मतलब एवरेज। इन मतलब एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल, दिस इज एवरेज। एंड व्हाट इज इंस्टैंटेनियस सर? एट मतलब इंस्टैंटेनियस, ये होगा v इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप भी होता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, तो कह सकते हो इसका स्लोप y वाले ऊपर जिसको रखा है और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी। एंड हाउ फास्ट इज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ये स्केलर होता है, ये क्या होता है? स्केलर होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने बोला था ना यहाँ पे ट्रेन चल रही 20 से, तो इधर जा रही दोनों की स्पीड से। लेकिन हाउ फास्ट एंड वेयर हैव डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है इसके पास, कितना तेज और कहां। मतलब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव,
कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ भी वही, इन टाइम टी मतलब एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल, और एट टाइम टी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कैसे डिफाइन करोगे? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ऊपर जिसको रखा है, किसको रखा है? पोजीशन को, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन चेंज हो रही है। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप भी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ, बेटा बोलो क्या होगा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन। समझ में आया क्या? अब मैं तुम्हें इंस्टेंटेनियस और एवरेज का थोड़ा और फील दिलाता हूं। मान लो कि तुम अपने गांव में बैठे बस में, तो स्क्रीन पॉज करके लिखोगे तो तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा। आराम से तुम बैठे बस, और बस में बैठते ही तुम्हारी क्लास थी शाम को कोटा में, है ना, और तुम बैठे 12 बजे बस में, 4 बजे क्लास थी। तो ड्राइवर से पूछा भैया कितना टाइम लगाओगे, और ड्राइवर ने बोला अच्छा कहाँ जाना है? तुमने कोटा, कितना डिस्टेंस है? 400 किलोमीटर। ड्राइवर ने बोला 4 घंटे में पहुंचा दूंगा। 400 किलोमीटर, और ड्राइवर ने बोला 200 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा, 200 किलोमीटर, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितने घंटे में पहुंचा दोगे? ड्राइवर ने बोला 4 घंटे में, 4 आवर। अब तुम बैठे बस में और तुम फिजिक्स के विद्यार्थी हो, है ना, तुमने क्या किया कि स्पीड कैलकुलेट कर लिया। तुमने बोला कि स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस इज 200, टाइम इज 4 आवर, तो ये आ गया कुछ 50 किलोमीटर पर आवर। तुमने बोला कि अच्छा बस 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। अब गांव से जैसी बस निकला तो कभी 5 से 10 से 20 से 25 से 5 10 20 25 इसी स्पीड से चल रहा। तुम फटाफट गए, ड्राइवर से बोला भैया ये क्या कर रहे हो? आपने बोला था 50 से चलाएंगे, आप तो इतने स्पीड से चला रहे हो, आप तो कभी मुझे पहुंचा ही नहीं पाओगे। बेटा बोला तो 50 ही है ना। कभी कभी ये जो होता है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होता है बेटा। बोला 50 लेकिन 5 लिख दिया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तुम्हें समझाने में, तो इसको थोड़ा अंडरस्टूड कर लिया, है ना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी गलती ना हो। चलो देखो यार, ड्राइवर बोला कि आ इधर, और बस से उतार दिया। तो इसमें किसकी गलती है? ड्राइवर की या तुम्हारी? और मेरी गलती कैसे हुई? उसने बोला था 50 से चलाऊंगा, लेकिन वो 50 से चला ही नहीं रहा था, वो तो 10 20 30 से 50 चला रहा था, ऐसे तो पहुंचा ही नहीं पाएगा। हाँ, गलती तुम्हारी। क्यों? क्योंकि उसने बोला था तुम्हें 4 घंटे में, तूने टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड चाहे कुछ भी हो वो इंस्टेंटेनियस पे डिपेंड नहीं करती। एवरेज स्पीड असल में स्पीड होता ही नहीं, एक रफ आइडिया देता है कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर। मान लो दिल्ली से कोटा के बीच में ट्रेन की एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो किसी स्टेशन पे रुक गई, तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? 0। तुम उसे जाके थोड़ा बोला कि ट्रेन चलते रहना चाहिए। एवरेज इज नथिंग बट अ एवरेज, एक रफ आइडिया। ये तुम्हें समझ आएगा क्रिकेट के एग्जांपल से फिर से। मान ले पहले ओवर में रन बना 8, दूसरे में बना 2, चौथे में बना 6, फिर बना 4, तो 4 ओवर का एवरेज बताओ। तो तुम बोलोगे 8 2 10, 6 4 10, मतलब 20। कितने ओवर का? 4, तो 20/4। सर 5 रन प्रति ओवर, हर ओवर में 5 रन बना सर। अच्छा, और असल में 5 रन कब बना था? कभी नहीं। असल में 5 रन कब बना था? कभी नहीं। भयंकर कंफ्यूजन। सर 5 रन कभी बना ही नहीं ना, एवरेज क्या है? 5। एवरेज असल में स्पीड होता ही नहीं, वो एक रफ आइडिया देता है। असल में स्पीड होता है किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से, ये असल में स्पीड हो। फील आया इस बात का? ये असल में स्पीड हो। चलो यहां देखो, यहां देखो, ये तुमने एवरेज स्पीड निकालेगा, इंस्टेंटेनियस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं लिखूं सिर्फ स्पीड बताओ, तो कौन सा स्पीड मानोगे? सिर्फ स्पीड लिखा हो तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस? फाइंड स्पीड, तो सर अगर एट स्पीड लिखा है तो इंस्टेंटेनियस, इन स्पीड लिखा है तो एवरेज। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन एंड एट और इन नहीं लिखा, सिर्फ स्पीड लिखा, तो सिर्फ स्पीड लिखा तो आप इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड मानेंगे। ये कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये आपको मानना। तुम्हें लिखा होगा स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बताओ, अबे कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस ही, इंस्टेंटेनियस ही मानते उसको, एवरेज नहीं मानते, क्योंकि असल में एवरेज तो कुछ होता ही नहीं। 5 रन कभी बना ही नहीं था और एवरेज 5 है, बता। समझ में आया? अब सुनो, अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी का मतलब होता है सर हाउ फास्ट, इंस्टेंटेनियस का, इसे इंस्टेंट पे कितना तेज चल रहा है और किधर चल रहा है।
और सर स्पीड का मतलब क्या होता है? हाउ फास्ट। मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? कैसा बेटा, बोलो बोलो, कैसा? स्पीड का मतलब हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, एंड वेलोसिटी का मतलब हाउ फास्ट एंड, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन? अरे बटा नहीं है ये, इनटू लिखा है, इनटू डायरेक्शन। सर ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा सही है। आप कह सकते हो कि जो स्पीड है, स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी के बाहर मॉड लगा दो, मतलब डायरेक्शन हटा दिया, प्लस माइनस दोनों हटा लिया, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड। लेकिन ये सारे बातें किसी इंस्टेंट पे ही सही है, फॉर इंस्टैंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे ही सही है, इंस्टेंट के लिए ही सही है। और नहीं लिखा होगा तो इंस्टेंट ही मानोगे ना बेटा, इंस्टेंट लिख दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो इसको इंस्टेंट ऐसा लिखो, इंस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, एकदम सही है। किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। कैसे सर? मान लो तुम 10 मीटर पर सेकंड भाग रहे हो, तुम साइकिल से चल रहे हो और सामने पिताजी दिख गए, तो क्या करोगे? साइकिल चल रहे हो, सामने पिताजी दिख गए, तो क्या करोगे? बहुत तेजी में थे, तुरंत घुमा लोगे क्या? नहीं, पहले ब्रेक मारोगे, रुकोगे। तो 1D मोशन में किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं है। पहले पार्टिकल अगर भाग रहा है 10 से, तो 10 के पहले 5 करेगा, 4 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा, 0 करेगा, फिर पीछे की तरफ चलेगा। मतलब चेंज इन डायरेक्शन इज नॉट अलाउड एट ए इंस्टेंट। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियसली टोटल डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियसली बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियसली, और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसीलिए कितना तेज और कहां, मतलब कितना तेज और कहां मिलकर वेलोसिटी बताएगा, और कितना तेज को अपन स्पीड बोलेंगे इंस्टेंटेनियस के, ठीक है ना। अब एवरेज की बात करते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड होगा? नॉट ऑलवेज वैलिड, नॉट ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं है सर ये हमेशा सही? क्या दिक्कत है इसमें? ये हमेशा सही क्यों नहीं है? नॉट ऑलवेज वैलिड, क्योंकि अगर तुम एक इंटरवल की बात करोगे तो इंटरवल में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को भी तो चेंज कर सकते हैं। सही अपने काम की नहीं है, ये तुम एग्जाम्पल बताया था ना, गांव से कोटा के लिए गए थे, यहां बताओ, नॉट वैलिड ऑलवेज, ओनली वैलिड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस सेम हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट एक ही लाइन पे चल रहा है। लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ तो टोटल डिस्टेंस ये और टोटल डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, है ना। तो आप जनरलाइज जो रिलेशन लिखोगे ना, जनरलाइज रिलेशन, लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड या तो सेम हो सकते हैं, नहीं तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट पे हमेशा स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इंस्टेंट पे हमेशा वेलोसिटी एंड स्पीड सेम होगा। समझ आई ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते। अब इस पे कुछ थ्योरेटिकल सवाल है। ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट? कुछ नहीं लिखा हो तो क्या मानेंगे अपन? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन व्हाट अबाउट स्पीड? देखो वेलोसिटी होता है हाउ फास्ट एंड वेयर, इन दो चीजों से मिलकर बना। वेलोसिटी किन चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से, हाउ फास्ट एंड वेयर। हाउ फास्ट मीन्स व्हाट, कितना तेज, एंड वेयर मतलब। अब मैं कहता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना है और मैं कह रहा हूं चेंज नहीं हो रहा, मतलब दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब हाउ फास्ट एंड डायरेक्शन, हाउ फास्ट एंड डायरेक्शन, हाउ फास्ट एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि दो चीजों से मिलकर बना, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ जाएगा। अरे डायरेक्शन बढ़ नहीं सकता, पहले इसमें जा रहे थे अब इसमें ज्यादा जा रहे हो, अब इसमें कम जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जा रहे हो तो इसमें जा रहे हो,
वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा और सीधा एक लाइन पे चल रहा, तो पक्की बात है स्पीड कांस्टेंट ही होगा। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे? स्पीड कांस्टेंट ही होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड बदल गया तो वेलोसिटी पक्की बात बदल। अच्छा, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड कांस्टेंट है देन वेलोसिटी, स्पीड इज कांस्टेंट है मींस हाउ फास्ट इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी में भी वेरिएबल। मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि वेरिएबल होगा ही, वेलोसिटी में भी वेरिएबल। सर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे वेरी कर जाएगा? बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। देखो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा है बेटा? यहाँ चला, देखो सर्कुलर पाथ पे ऐसे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इधर है, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इधर, अभी इधर है, अभी इधर है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हाउ फास्ट इज। इसमें इसमें अच्छे से मैं थोड़ा लिखूं तो इसका स्पीड कैसा है बोलो? मैं मान लेता हूं कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट भी है, हाउ फास्ट कांस्टेंट भी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा तो स्पीड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पक्की बात है मोशन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन अ फिक्स डायरेक्शन, तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तुम कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी का कांस्टेंट होना ही मोशन की यूनिफॉर्मिटी को बताता। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? नेक्स्ट देखिए, इफ स्पीड इज वेरिएबल, पक्की बात है स्पीड बदल रहा है, देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? पक्की बात है स्पीड बदल रहा है, तो डायरेक्शन कम होकर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा, अरे सॉरी इसको काटो, ये है सवाल। इफ स्पीड इज वेरिएबल देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी? बोलोगे वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल, वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक लाइन में भी चल रहा होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन पहले 10 से भाग रहा, फिर 20 से भाग रहा, फिर 30 से भाग रहा, फिर 40 से भाग रहा, तो वेलोसिटी तो बदल ही गया ना। वेलोसिटी होता है हाउ फास्ट एंड वेयर। अच्छा बोलो, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी बदल रही, देन व्हाट अबाउट स्पीड? बोलो आंसर क्या लिखोगे इसका? तो इसका आंसर होगा स्पीड में बी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी बदल रहा है, हो सकता है डायरेक्शन की वजह से बदल रहा है, स्पीड कांस्टेंट हो, फिर से वही सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे पार्टिकल इधर जा रहा, अभी इधर जा रहा, अभी इधर जा रहा, अभी इधर जा रहा, बोलो स्पीड क्या है? सर आप कांस्टेंट मान सकते हो, हाउ फास्ट कांस्टेंट मान सकते हो, लेकिन वेलोसिटी क्या है बोलो? वेरिएबल। तो वेलोसिटी वेरिएबल हो तो स्पीड वेरिएबल हो ये जरूरी नहीं है, स्पीड कांस्टेंट भी हो सकता है। मजा आई ये बात? नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आया स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न, और बहुत आसान से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स x डिस्टेंस इन टाइम t1 एंड x2 डिस्टेंस एंड इन टाइम, कैसे टाइप कर दिया देखो, अब सवाल समझना तुम तो, बस समझा दूंगा, चिंता मत करो। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूव्स x1 डिस्टेंस इन टाइम t1, इन t1 टाइम, x1 डिस्टेंस इन t1 टाइम, then x2 distance in t2, then find average speed when object is moving in a straight line। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका डायरेक्शन फिक्स हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में आगे चलते हुए उसने x1 ट्रेवल करा और फिर पीछे आगे x2 ट्रेवल करा। समझ में आ रहा है? या ऐसा भी हो सकता है कि आगे गया x1 और फिर आगे गया एक ही डायरेक्शन x2। तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये होगा टोटल डिस्टेंस कितना चला, x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। बहुत सिंपल है, आगे आंसर नहीं तो होता है। टोटल डिस्टेंस कितना चला, x1 प्लस x2, टोटल टाइम क्या होगा t1। अरे भाई t1 टाइम में x1 डिस्टेंस चला, t2 टाइम x2 डिस्टेंस चला, तो एवरेज स्पीड आ गया। तो एकदम बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये अपने को याद रखना है।
अब दूसरा सवाल, ऑब्जेक्ट मूव्स x1 डिस्टेंस विथ v1। अब कह रहा है कि उतना ही x1 डिस्टेंस को t1 टाइम के में कवर किया या t2 में हमें नहीं पता, बट v1 स्पीड से कवर किया। सर v1 स्पीड से कवर किया और फिर रुका, मान लो a से b तक गए हैं और फिर b से c तक x2 डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया। एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2। टाइम तो हमें पता ही नहीं, तो टाइम नहीं पता तो इसकी वजह से तुम एवरेज स्पीड का डेफिनेशन फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज कर दो, वो तो वही रहेगा, वो तो वही रहेगा। सर टाइम कहां से लाओगे? तो देखो यहां से यहां तक x1 डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया और टोटल जर्नी a से c तक का एवरेज स्पीड निकाल। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम को लिख सकते हो x1 प्लस x2 डिस्टेंस x1 बाई v1 प्लस 2 बाई v। अच्छा सर ये तो थोड़ा समझ आया, तो ये हो जाएगा डेफिनेशन। इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, अगर x1 बराबर x2 बराबर x, मतलब पहले x v1 से चला फिर दूसरा सेम डिस्टेंस चला, तो इसको x और x को x रख दोगे तो ये आ जाएगा कुछ तुम्हारा 2x और नीचे x कॉमन निकल जाएगा तो ये आएगा 1/v1 प्लस 1/v2। x से x कैंसिल करोगे, एलसीएम लोगे बेटा, तो आएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो चाहो तो इसको रट्टा लगा सकते हो, बेटा समझने के बाद कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में अगर पार्टिकल चल रहा है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। इन नंबर ऑफ सवाल नीट में पूछे जाते हैं, तुम देख लेना ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो एक पार्टिकल आगे गया 6 मीटर पर सेकंड से और उतना ही डिस्टेंस पीछे आ गया 4 मीटर पर सेकंड से, तो एवरेज वेलोसिटी बोलो 0, क्योंकि जितना डिस्टेंस आगे गया 6 मीटर पर सेकंड से उतना ही डिस्टेंस पीछे आ गया 4 मीटर पर सेकंड से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 0। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा? तो जितना आगे गया उतना ही पीछे आ गया, तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो गया। तो वी एवरेज हो जाए 2 गुना 6 गुना 4 बटा 6 प्लस 4 10। ये आंसर आ जाएगा। खूब सवाल है। पहला 400 किलोमीटर आदमी चला 20 मीटर पर सेकंड और दूसरा फिर से एक बार और 400 किलोमीटर को चला 30 मीटर पर सेकंड से, तो निकाल एवरेज स्पीड। सेम डिस्टेंस इंटरवल के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ v1 स्पीड फॉर टाइम t1। मतलब यहां से ऑब्जेक्ट चला, स्पीड v1 है t1 टाइम तक, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा हमें नहीं बताया, बोला कि t1 टाइम तक उसकी स्पीड v1 है, फिर v2 स्पीड से चल रहा है t2 टाइम तक, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, पहले v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला तो कुछ x1 चला होगा, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 बटा t1 प्लस x1 कितना होगा? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। कैसे सर? तो देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे स्पीड पता है v1, तो t1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? v1 t1 से लिख लो, v1 t1 प्लस v2 t2 बटा t1 प्लस t। इफ t1 इज इक्वल टू t2, इफ t1 इज इक्वल टू t2, जब टाइम इंटरवल सेम है इज इक्वल टू t, तो यहां से एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा, एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा, t रख दोगे तो ये t कॉमन चला जाएगा, t अंदर बचेगा v1 प्लस v2 और t नीचे बनेगा 2t, t से t कैंसिल, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। ये इक्वल टाइम इंटरवल के लिए है, इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, v1 प्लस v2 बाई 2। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या होगा, एक पार्टिकल 10 आवर तक 20 मीटर पर सेकंड से चला, कितने तक चला? 10 आवर, और फिर पीछे घूम गया और फिर 10 आवर तक 40 मीटर पर सेकंड चला, तो ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड सिंपल होता है, एवरेज स्पीड सिंपल होता है 10 आवर इक्वल टाइम इंटरवल। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 40 प्लस 20 बाई 2, तो ये हो जाएगा 60 बाई 2 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। कंसेप्ट समझो बेटा, सही लगा है कि नहीं लगा? 10 घंटे तक 20 मीटर पर सेकेंड चला, फिर उतने ही टाइम तक 40 मीटर पर। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो। और सर अगर 3 इक्वल टाइम इंटरवल हो
तो बड़ा आसान है, ये सिंपल मीन है v1 प्लस v2 प्लस v3/3। मान लो 4 मिनट तक चला v1 स्पीड से, फिर अगले 4 मिनट तक चला v2 स्पीड से, फिर अगले 4 मिनट तक चला v3 स्पीड से, फिर अगले 4 मिनट तक चला v4 स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ, तो इक्वल टाइम इंटरवल है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/4 हो जाएगा। समझ आया? आगे देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स v1 फॉर अ हाफ डिस्टेंस। मान लो ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकंड चला, v1 की वैल्यू 6 रख देता हूं, फॉर हाफ डिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी मान लो यहां से यहां तक, इसका आधा, कितना बेटा? इसका आधा कितने स्पीड से चला है? तो 6 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट देन फॉर अनदर हाफ इट्स वेलोसिटी इज v2 एंड v3। अनदर हाफ के लिए बेटा मान लो कि ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये चल रहा है तुम्हारा ये चल रहा है, ये 6 हो गया, इसको मान लेता हूं मैं कुछ 8, कुछ भी मान लो 8 मीटर पर। अनदर हाफ इट्स वेलोसिटी इज v2 एंड v3 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। अब सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है, तुम सीख जाओगे। सुनो, कंप्लीट जर्नी को दो आधे आधे हिस्से में बांट दिया। पहले आधे जर्नी को मतलब s/2 को उसने स्पीड v1 6 मीटर पर सेकंड से कवर कर ली। फिर अब कितना बचा? आधा जर्नी। लेकिन आधा जर्नी को आधे एक स्पीड से कवर नहीं किया, पूरे आधे जर्नी को 2 इक्वल टाइम में कवर किया। पहले कुछ टी टाइम तक और फिर दूसरे टी टाइम तक। पहले टी टाइम तक उसका स्पीड था 6 मीटर पर सेकंड और अगले टी टाइम तक उसका स्पीड था 8 मीटर पर सेकंड। तो कंप्लीट जर्नी का एवरेज स्पीड बताओ। तो कंप्लीट जर्नी का निकालने से पहले इस आधे जर्नी का मैं निकाल लेता हूं। तो आधे जर्नी को इक्वल टाइम में कवर किया, टी और टी। तो आधे जर्नी का एवरेज यहां से आ जाएगा 6 + 8/2, 7 मीटर पर सेकंड। और इस आधे जर्नी का आ जाएगा, तो दिया हुआ है 6, तो इस आधे मतलब हाफ ऑफ द जर्नी और इस हाफ ऑफ द जर्नी का स्पीड ये होगा। तो आधे डिस्टेंस का ये और पहले आधे डिस्टेंस का ये, तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का यहां पे कंसेप्ट लगा देंगे। तो बोलो क्या होगा? 2 × 6 × 7 डिवाइडेड बाई 6 + 7, यही था ना, 2v1 v2 बटा v1 + v। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे आप, बहुत इजी है। फील आया इस बात का? बहुत आसान है ये। चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, कहां से चला है? तो ए से पार्टिकल गया, ये एरो उल्टा लग गया, ए से पार्टिकल गया बी पे, बी से सी, सी से गया डी, डी से आए। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चला, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा, साइड लेंथ है। तो अपन मोशन, ये आपका एवरेज स्पीड और ये आपका एवरेज वेलोसिटी, ये निकालते हैं। तो मान लो जर्नी ए से बी का हुआ, जर्नी कहाँ से कहाँ तक हुआ? बोलो बेटा, ए से बी का। तो ए से बी के बीच में जब जर्नी हुआ तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तो एवरेज स्पीड वही हो जाएगा भी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो बेटा यहाँ से यहाँ तक गया है, तो तुम देखो डिस्प्लेसमेंट एल हुआ, चलो, और टाइम कितना लगा हुआ? तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एल, स्पीड बी, तो लिख सकते हो l/b। इससे कटेगा v ऊपर चला जाएगा, ये v आ गया। तो ए से बी के जब बीच में तो डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा, डायरेक्शन फिक्स है तो स्पीड भी फिक्स है, तो एवरेज वेलोसिटी भी फिक्स होगा। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन फिक्स है और स्पीड भी फिक्स है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही हो जाएगी, v हो जाएगा। देखो ये भी v आ गया। लेकिन ए से सी तक अगर अपन देखते हैं तो एवरेज स्पीड तो v है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। हर ओवर में 5-5 रन बन रहा, तो एवरेज रन रेट भी तो 5 होगा। स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड v के बराबर होगी। लेकिन जब मैं ए से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखूं तो आएगा l और l √2 है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां से तक टाइम कितना लगा? तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये l और l, डिस्टेंस बोलो 2l और स्पीड बोलो v, तो l से l कटेगा, v ऊपर चला जाएगा, तो 2√v/2, √2 से 2 कैंसिल करोगे, v/√2। अच्छा बोलो a से d तक स्पीड बोलो v, स्पीड बोलो कितना होगा v। अच्छा, a से d के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट का लेंथ है। देखो ऐसे गया, सॉरी देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो फाइनल है इनिशियल है, डिस्प्लेसमेंट तो एल ही हुआ। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट एल हुआ। टाइम कितना लगेगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, रहेगा v/3। आगे देखोगे ए से ए तक, तो स्पीड v, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि जहां से पार्टिकल चला था वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? समझ आया ये बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, मैं ये फंक्शन ठीक करके लिखता हूँ, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, देन फाइंड स्पीड इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। देखो बेटा, जब इन 2 सेकेंड पूछ रहा है, इन 2 सेकेंड पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ एवरेज पूछ रहा है, और एट 2 सेकेंड पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस। ये समझ आया कि ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, एक बार पीछे चलो तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि मैंने तुम्हें एक चीज यहां पे ये एक्सप्लेन नहीं किया था। एवरेज स्पीड ये कैसे आता, एवरेज स्पीड ये कैसे आता, ये एक्सप्लेन नहीं किया है ना। एक बार मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, अभी चिंता मत करो, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ोगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये कैसे आ जाता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में एकदम अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी बेसिक बात अभी अपन ने समझा है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले सवाल हम करेंगे, लेकिन पहले बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा, फिर करेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी पेंडिंग है, ऐसा मत बोला कि सर ने लिखा समझाया नहीं, ये मैं समझाऊंगा। चलो ठीक है सर, समझा दोगे तो अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। देखो ये अगर फंक्शन ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60, इन 2 सेकेंड में अपने को एवरेज स्पीड निकाल, एवरेज स्पीड निकालना, यू कैन नॉट कैलकुलेट एवरेज स्पीड यहां से इस फंक्शन से x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5 से आप नहीं निकाल सकते। कैसे? तो ये x टाइम के साथ ऐसे वैरी कर रहा है। अब मुझे पाथ तो नहीं पता ना, अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस लिखूंगा तो क्या पता ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा हो। लेकिन 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 यहां पे जैसा फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, ये सारे प्लस प्लस है। टाइम 0 रखोगे तो पोजीशन 5 आएगा, और जैसे जैसे इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ाते जाओगे पोजीशन एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। देखो ना, ये कहीं माइनस हो ही नहीं रहा, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख सकता किसी भी फंक्शन के लिए, लेकिन यहां पे देखो ये टाइम के साथ ही बढ़ता ही जाएगा। तो बताओ कितने देर में चाहिए? सर 2 सेकंड में चाहिए, तो t इज इक्वल टू 2 पे पोजीशन निकाल लो। बताओ पोजीशन बोलो, t इज इक्वल टू 2 पे, तो चलो रखो यहाँ पे पोजीशन। 2 का होल स्क्वायर 4, ये 4 और 6 मल्टीप्लाई टू 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 5 इज 21, तो t इज इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली पोजीशन आ गई 21। और जब मैं पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे देखूंगा तभी तो 0 से 2 के बीच में इन 2 टाइम सेकेंड का इंटरवल होगा, तो 0 पे पोजीशन देखूंगा, ये 0 5 आ जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहाँ पे बताओ सर 16, टोटल टाइम कितना लगा 2, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। समझना बेटा अच्छे से, यहाँ पे असल में हम x गिवन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो हो सकता था ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर। देखो x ऐसा दिया होगा, अगर टी स्क्वायर माइनस 40, ये सवाल करेंगे, चिंता मत करो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा फिर पीछे आ गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। फिर आपको एवरेज स्पीड दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, वो तरीका बताऊंगा। लेकिन ऐसे सवाल नीट में नहीं पूछे जाते एवरेज स्पीड। कैसे सवाल पूछे जाते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, ज्यादा इंटीग्रेशन लेंदी हो जाए वैसे नहीं पूछे जाते। अच्छा सर ठीक है, वैसे नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे तो पूछे जाते हैं। तो इसमें सारे पोजीशन के फंक्शन में ये सारा पॉजिटिव था, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। देखो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाओगे एक्स बढ़ता जाएगा। एक्स घट सकता है क्या टाइम बढ़ाने से? और टाइम देखो निगेटिव होता ही नहीं है, तो जैसे टाइम बढ़ाओगे ये देखो प्लस प्लस हो रहा है, टाइम पोजीशन बढ़ते जाएगा। अगर पोजीशन बढ़ते जाएगा ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मतलब ये है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बटा टोटल टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल, देखो फाइनल पोजीशन की इनिशियल पोजीशन 5, तो ये हो गया 21 माइनस 5 16/2 8 मीटर। ये क्या निकाला हमने? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम। अब बात है एट 2 सेकेंड। एट 2 सेकेंड में ये इन 2 सेकेंड का है, एट 2 सेकेंड का क्या होगा?
एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस आएगा। क्या आएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास में मैं कराऊंगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 6 बाहर टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 और 5 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। ये आएगा डिफरेंशिएशन। अब ये स्पीड आपको कब चाहिए? एग्जैक्टली 2 सेकंड पे चाहिए, तो टाइम को 2 रख दो। 2 × 2 4 + 1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। ये आ गया आंसर, समझ में आया? अच्छा देखो, टोटल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ को देखो, सॉरी ये टोटल डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ को फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन नहीं कर सकते, एक्चुअल पाथ का लेंथ देख के डिस्टेंस निकाल। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं रिमाइंड करो, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, इसीलिए हमने स्पीड एवरेज स्पीड लिखने के लिए निकालने के लिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया और वही एवरेज स्पीड हो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में। समझ आया एकदम अच्छे से? अच्छा ये लिख लो। अब ये क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अगर हम पढ़ लेंगे उसके बाद बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक पेंडिंग में रखो और एक फॉर्मूला और था वो पेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन के बहुत सारे सवाल करेंगे। आज बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा, एवरेज स्पीड के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करे। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी समझ लिया। अब हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर ये सवाल असल में इंटीग्रेशन का आ गया तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कर लेंगे, पेंडिंग है, जरूर कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।